हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर। इसमें हमने एमसीक्यूज जो हमारे पास थे वो सॉल्व कर लिए थे। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, किसमें जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं या फिर जो हाईली डेवलप्ड प्लांट होते हैं। हमने कहा सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो किन किन चीजों का हो रहा है, जिसमें हमने बात की है किसकी, जल की, खनिज की और भोजन की। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर इनके वहन के लिए, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास दो चीजें आती हैं। वो कौन कौन सी चीजें आती हैं? हम बात करते हैं जाइलम की और हम बात करते हैं फ्लोएम की। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने जाइलम और फ्लोएम को जब आप बात कर रहे थे यहाँ पर, जब आप बात कर रहे थे 2024 के क्वेश्चन पेपर की, तब हमने जाइलम और फ्लोएम को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? अगर जाइलम और फ्लोएम क्या है, यहाँ पर जो प्लांट होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है वो है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। ये सेम क्वेश्चन 2024 में भी आपके पास आया था, 2023 में भी क्वेश्चन आया है। आपसे पूछा गया प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है। ये सेम क्वेश्चन 2024 में आया था, लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन बताइए। यहाँ पर आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, प्लस आपसे पूछा गया कि जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा। यहाँ पर हमने बात की थी जो CO2 है, जो CO2 है, जो H2O है, जो हरित लवक है, जो सूर्य का प्रकाश है, ये क्या है? कच्ची सामग्री है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो सारी चीजें हैं ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं। CO2 की हम बात करें, आपने कहा जो स्टोमेटा आपके पास आते हैं उनसे प्राप्त होता है। H2O आपने कहा जो जड़ होती है, रूट्स होती हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं। हरित लवक क्या होता है? पहले से ही प्रेजेंट होता है। और सूर्य का प्रकाश जो होता है वो हरित लवक के द्वारा क्या होता है? अवशोषित किया जाता है। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप रॉ मटेरियल लिखेंगे कि ये रॉ मटेरियल हमें चाहिए, यानी कि प्लांट्स को चाहिए। फिर आप बात करेंगे ये रॉ मटेरियल प्लांट्स कैसे यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, अच्छे से हमने जाना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं, प्रीवियस जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया था, उन क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखेंगे और आप एनालाइज करेंगे आपने कितना समझा है चीजों को। इसके साथ ही आपके पास चिपको आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। चिपको आंदोलन क्या है स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। थ्योरेटिकल आपका क्वेश्चन आता है, इसे आप क्या करेंगे? होमवर्क में करेंगे। जो थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कि आप पढ़ के समझ सकते हैं वो आपको होमवर्क में यहाँ पर दी जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 को साथ साथ में यहाँ पर नोट भी करते रहना है कि क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आपके पास आ रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास 2 नंबर का है। इससे पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था वो भी 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, जो 3 नंबर का आपके पास आया है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की रचना और कार्यविधि, क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 2024 में भी आया था। आपसे कहा गया था आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाना है। ठीक है, और वहां पर आपको कुछ नाम दिए गए थे कि इन नामों को आपको प्रदर्शित करना है। यहाँ पर आपसे सिर्फ नेफ्रॉन की संरचना पूछी गई है, उसकी क्रियाविधि पूछी गई है, वो कैसे काम करता है। तो ये भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है, क्योंकि
इसके बारे में भी हमने प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेफ्रॉन क्या होते हैं, नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके लिए होमवर्क में होगा। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखेंगे, नेफ्रॉन को किस प्रकार से आप बनाएंगे और उसकी क्रियाविधि। जैसे ही आपको स्ट्रक्चर पता चलेगा आपको क्रियाविधि उसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए, इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टमक, लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन बतानी है। इसी के और में आपके पास क्वेश्चन आता है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। आपको क्या बनाना है, ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, जिसमें आपको एंथर, वर्टिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, अंडाशय यानी कि ओवरी बताना है। ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों ही, चाहे आप इस पोर्शन को सॉल्व कीजिए या इस पोर्शन को सॉल्व आप करेंगे, बहुत इजी है दोनों ही। डाइजेशन जब हमने पढ़ा है उसमें आपने बात की है किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात की है। ठीक है, चलिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। अगर इसकी लेबलिंग हम करें, अगर आप इसकी लेबलिंग करेंगे तो क्या क्या आएगा, आपने कहा ये तो आपका माउथ वाला पोर्शन है। ठीक है, ये तो आपका माउथ वाला पोर्शन है। ये आपका एसोफेगस है, ये आपका स्टमक है, ये आपका लीवर है, ये आपका पैनक्रियाज है, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इंटरनल जो है वो आपकी क्या होगी, लार्ज नहीं होगी, स्मॉल होगी। और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, क्लियर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका। सारे जो लेबलिंग आपने कर लिया, माउथ में आपके टीथ आ जाते हैं, आपका टंग आ जाती है, स्लाइवरी ग्लैंड आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान देंगे। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत बार बनाया है, तो देख लीजिए, आपको जो जो लेबलिंग पूछी गई है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए, क्लियर है यहाँ पर। ये आपका आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में आपके पास जो पार्ट आते हैं,
चलिए, अब यहाँ पर अगर आप लेबलिंग करते हैं तो आपने कहा कि फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये आपने कहा बाह्य दल है, ये है दल, ये है पुंकेसर, और ये आपके पास आता है स्त्री केसर। ठीक है, पुंकेसर के जो भाग आते हैं वो आपके पास आता है पराग कोश, ये आता है पुंज तंतु। अगर आप स्त्री केसर के भाग के बारे में बात करेंगे, ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, और ये है अंडाशय। ठीक है, इजी है, दोनों क्वेश्चन इजी थे आपके पास। अथवा में जो भी आपके पास क्वेश्चन आए थे दोनों ही इजी थे। चलिए तो आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया और सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। ये भी आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इजी हैं आपके पास, जिसमें आपसे पूछे गए परितंत्र से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, क्या होता है इकोसिस्टम। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स। सबसे पहले तो आप बताएंगे इकोसिस्टम क्या होता है, डीकम्पोजर्स क्या होता है। आपने कहा जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो कुछ माइक्रोब्स हो सकते हैं, कुछ कृमि हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पर आपने कहा कि ये हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करते हैं। जो भी आपने कहा ये जो बायोलॉजिकल जो वेस्ट होता है, जिसे आप जैसे क्या कहते हैं, जैविक कचरा, अजैविक कचरा जिसे आप कहते हो, जैविक कचरा के का जो निपटान होता है, जैविक कचरे के निपटान में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो आपके डीकम्पोजर्स करते हैं। और न सिर्फ ये क्या करते हैं यहाँ पर इसका निपटन करते हैं, बल्कि आपने कहा कि ये क्या करते हैं, खाद के निर्माण में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यानी कि सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। इसी के अथवा में आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि पोषण स्तर क्या है, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न पोषण स्तर बताइए। गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। आपने कहा जो ट्रॉपिक लेवल की आप बात करते हैं, पोषण स्तर की बात आप करते हैं, तो आप कहते हैं सबसे पहले स्वपोषी आएंगे, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जो किसी पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं रहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो स्वपोषी पर अपने भोजन जो स्वपोषी से अपने भोजन को लेते हैं। फिर आपके पास द्वितीय उपभोक्ता आते हैं। इसी प्रकार से आपके पास अलग अलग पोषण स्तर आते हैं। एक तो ये है, दूसरा आपने देना है एक फूड चेन का एग्जाम्पल है। फूड चेन जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे 2024 का, उसमें आपने फूड चेन का एक एग्जाम्पल देखा था, और उसी फूड चेन में आपके पास क्या आए थे, अलग अलग टॉपिक लेवल आए थे। आपने कहा था घास, घास को क्या खा रही है, बकरी, बकरी को कौन खा रहे हैं, शेर। आपके पास अलग अलग पोषण स्तर आए थे। तो ये क्वेश्चन भी आप करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, थ्योरेटिकल है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन बतानी है, डीकम्पोजर्स के क्या क्या महत्व होते हैं वो बताने हैं। पोषण स्तर आप समझते हैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी, और फूड चेन का जो क्वेश्चन है वो भी आपने यहाँ पर सॉल्व किया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 आपके अलग अलग पोर्शन में आया है। ठीक है, टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है, और 4 खंड में क्या है विभाजित किया गया है, यानी कि प्रत्येक खंड आपका 1 नंबर का आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों श्रावित करती हैं। जो क्या करेंगे, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को श्रावण करती हैं, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड हमने कहा था आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। तीसरा है राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, होमोलोगस एंड एनालॉगस। और लास्ट है एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, स्टार्ट हम इन क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर क और ख जो आपके पास आता है। जब आपने यहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, तो आपने बात की थी यहाँ पर किसकी, पैनक्रियाज की। आपके क्वेश्चन का आंसर है पैनक्रियाज।
जो हार्मोन और एंजाइम दोनों ही सिक्रीट करता है। तो हमने कहा कि ये जो ग्लैंड है इसमें क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, दो पार्ट इसके आते हैं, ठीक है। इसके दो पोर्शन आते हैं, दो पार्ट आते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट आता है और एंडोक्राइन पार्ट भी आता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, पेनक्रियाज आएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। क्योंकि हमने कहा था कि हमारे जो नेक होती है वहां पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे आप थायराइड ग्लैंड कहते हैं। वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे आप थायरॉक्सिन कहते हैं। अब थायरॉक्सिन के क्या कार्य थे, हमने जब पिछला क्वेश्चन पेपर देखा था वहां पर हमने बात की थी कि ये क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जब यहाँ पर क्या होता है कि थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, ठीक है, थायरोक्सिन का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है या थायरोक्सिन कम रिलीज होता है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है उसे हम कहते हैं गोइटर। गोइटर आपको देखने को मिलता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज हो रहा है और थायरोक्सिन के रिलीज होने के लिए क्या होता है, जो आयोडीन है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपने कहा कि जो थायरोक्सिन है उसके रिलीज या उसके श्रावण के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक उपयोग करने की सलाह दी जाती है ताकि हमारी बॉडी में जो थायरोक्सिन का सिक्रीशन है वो होता रहे। क्लियर है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप बनाएंगे जो भी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के ग और घ वाले पोर्शन की। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का जो ग वाला पोर्शन आता है जिसमें आपने कहा कि आपको बताने हैं होमोलोगस और एनालॉगस जो ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन। सबसे पहले तो आपने कहा कि हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे लेकिन फंक्शनिंग इनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। एनालॉगस क्या होंगे कि ये स्ट्रक्चर में क्या होंगे, अलग अलग दिखते हैं, डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर लेकिन इनकी फंक्शनिंग सेम होती है। होमोलोगस के एग्जांपल है जैसे कि आपने कहा कि जो बर्ड्स की जो विंग्स होती हैं और ह्यूमन की जो आर्म्स होती हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर। एनालॉगस में आप बात करेंगे, आप देखेंगे जितने आपको फ्लाइंग जो आपको क्या दिखते हैं यहाँ पर बर्ड्स दिखती हैं, अलग अलग बर्ड्स के जो विंग्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, फंक्शन सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर आपको अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास जो आता है जिसमें आपसे पूछा गया है पुनरुद्ध भवन, पुनर्जनन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं, और इसका खंड ख है, परागण तथा निषेचन में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे पहले हम रीजनरेशन एंड बर्डिंग की बात कर लेते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर रीजनरेशन की, ठीक है। तो रीजनरेशन को हमें देखना है, इससे पहले एक क्वेश्चन हमारा रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 26 का एक क्वेश्चन हमारा रह जाता है ये वाला जिसमें आपको एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्पों के आपको एक एक उदाहरण देने हैं। यूनिसेक्सुअल जिसमें या तो स्टेमेन होगा या तो पिस्टिल होगी, बायसेक्सुअल जिसमें पिस्टिल भी होगा और यहाँ पे स्टेमेन भी होती है। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल आपके पास जैसे पपाया आ गया है, बायसेक्सुअल का एग्जांपल आपके पास रोज आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं जिसमें आपको क्या देखना है, रीजनरेशन और बर्डिंग को देखना है। चलिए सबसे पहले हम बर्डिंग की अगर बात करें, बर्डिंग की अगर हम बात करें तो हमने कहा ये हमारे पास किसका डायग्राम आता है, हाइड्रा का, ठीक है। आपने कहा जो हाइड्रा है प्रकार से हाइड्रा में क्या बन जाती है, एक बर्ड बन जाती है। धीरे धीरे ये जो बर्ड होगी, ये जो बर्ड होगी ये बेबी हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेती है। धीरे धीरे जो बर्ड होती है वो बेबी हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेती है। एट लास्ट आपके पास क्या रिजल्ट आया, ये है पेरेंट हाइड्रा, और इसी के साथ आपको क्या देखने को मिला, बेबी हाइड्रा यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा है, किसमें पाया जा रहा है, प्रोसेस का नाम क्या है, आपने कहा बर्डिंग। क्यों बर्डिंग है, क्योंकि हाइड्रा में एक छोटा सा उभार कहीं पर बन जाता है, पूरी बॉडी में कहीं पे एक छोटा सा उभार बन जाता है जिसे आप बर्ड कहते हैं। धीरे धीरे आपने कहा ये जो बर्ड है ये क्या बना लेता है, बेबी हाइड्रा बना लेता है, और एट लास्ट ये क्या हो जाएगा, पेरेंट हाइड्रा से अलग होकर के एक नया हाइड्रा यहाँ पर बना लेता है, इसे आप कहते हैं बर्डिंग, ठीक है। ये क्या हुई, बर्डिंग हुई। अब हम बात करें किसकी, रीजनरेशन की। रीजनरेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लेनेरिया की। आपने कहा ये जो प्लेनेरिया था ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे हुआ, ये वाला पोर्शन यहाँ रह गया
और टेल वाला पोर्शन यहाँ रह गया। अब क्या हुआ, ये जो हेड वाला पोर्शन इस प्रकार से आया था, ये जो हेड वाला पोर्शन इस प्रकार से आया था, इसमें टेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो टेल यहाँ पर रह गई थी, जो टेल यहाँ पर रह गई थी, इसमें क्या हो जाएगा, हेड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। एक्चुअली इस पूरी प्रोसेस का नाम होगा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ, प्लेन एरिया क्या हो गया, दो पार्ट में टूट जाता है। जब दो पार्ट में टूटे तो आपने कहा यहाँ से नीचे टेल बननी शुरू हो जाएगी और यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा, हेड वाला पोर्शन बनना शुरू हो जाएगा। इसे आप कहते हैं रीजनरेशन। अब देखिए, आपको क्या करना है, लैंग्वेज आपको खुद बनानी है, क्योंकि जैसे आप लैंग्वेज खुद बनाएंगे, जब आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहता है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया है किसे, हमने डिस्कस किया है यहाँ पर बर्डिंग को, और हमने डिस्कस किया है यहाँ पर रीजनरेशन को। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या आया था, आपको बताना है पुनरुत्थ भवन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं। आप एक लाइन में डेफिनेशन भी लिख लेंगे और साथ में डायग्राम बनाना है, मस्ट होता है। इसी का खंड ख जो आपके पास आता है, जिसमें आपसे पूछा गया परागण तथा निषेचन में क्या अंतर है। परागण और निषेचन में क्या अंतर है, अगर हम डायग्रामेटिकली देखते हैं तो आपके पास क्या डिफरेंस आता है। ये आपके पास आ गया है परागण। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, निषेचन की। आपने कहा यहाँ पर पॉलन ट्यूब आती है, यहाँ पर मेल गैमीट आते हैं, एक मेल गैमीट यहाँ पर फ्यूज हो जाता है, इसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पर यहाँ पर ये पॉलिनेशन आ गई है और ये आपके पास फर्टिलाइजेशन आ गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपके पास, परागण और निषेचन में आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो आपने कहा कि परागण और निषेचन में क्या अंतर था। ये परागण है, जो पॉलिन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा में है, ये तो आपके पास क्या है, परागण है। जिसे आप क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिसे आप क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ये आपके पास आता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें आप देख रहे हैं मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहेंगे आप फर्टिलाइजेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आप डायग्राम को समझते हैं तो आप आंसर भी वहां पर खुद से लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो आप घर से करके लेकर के आएंगे, और जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो आप इजीली समझ सकते हैं। बाकी जो आगे के क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।